हमने अपने पिछले वीडियो में जो प्रजामंडल का टॉपिक था उसको स्टार्ट कर दिया था और एक प्रजामंडल अपना हो भी चुका था। आज का जो वीडियो है वो जैसलमेर प्रजामंडल से रिलेटेड होने वाला है। जितने भी इसमें फैक्ट आपको आते हैं वो सारे कवर करवाए जाएंगे। साथ ही मतलब आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आरएस और मेंस तक के लेवल को लेकर यहाँ पर हमने पूरी तरह से हम लोग इसमें समझाएंगे। तो अगर आप नए हैं या आपने पहले से नोट्स नहीं बनाए हैं तो इनके बना लेना, और अगर आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं तो वीडियो को देखना, जो भी अपडेटेड चीजें हैं इनको अपडेट कर लेना। किसी भी प्रजामंडल आंदोलन में सबसे पहले जो काम होता है वो होता है जन जागृति का, यानी लोगों में आखिर प्रजामंडल को मतलब स्थानीय सरकारों को लेकर आखिर इतनी राजतंत्र के खिलाफ कैसे खड़े हुई, कैसे जन चेतना आई और जन जागृति का कार्य किसने किया। सबसे पहले किसी भी प्रजामंडल को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि उस प्रजामंडल में आखिर जन जागृति का कार्य किसने किया। अब जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो जन जागृति का कार्य है, यानी यहाँ पर जो जन जागृति का कार्य है वो यहाँ पर दो लोगों के द्वारा आ जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल में जो साबरमती गोपा, यहाँ पर सबसे पहले साबरमती गोपा नाम का एक शख्स था जिसने यहाँ पर जो राजनीतिक चेतना जागृत थी, जन जागृति का कार्य किया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर एक और नाम आ जाता है जिसका नाम है महेश्वरी नवयुवक मंडल। महेश्वरी नवयुवक मंडल ये एक संस्था थी, महेश्वरी नवयुवक मंडल। इसने और साबरमती गोपा ने, इन दोनों ने यहाँ पर जैसलमेर की जन जागृति का जो कार्य था वो किया। जो महेश्वरी नवयुवक मंडल है इसकी जो स्थापना है वो इसकी स्थापना या फिर इसका जो गठन है ये किया था रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह नाम के एक शख्स ने इसका गठन किया। अब बात करते हैं आखिर इस प्रजामंडल में आगे क्या क्या हुआ। सबसे पहले पूरी थ्योरेटिकल चर्चा हम लोग इसमें करेंगे, तो जन जागृति के बाद में कौन कौन से काम हुए जैसलमेर प्रजामंडल को लेकर उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 16 नवंबर 1930 की, ठीक है। तो यहाँ पर 16 नवंबर 1930 को क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू की तबीयत अचानक से लंबे समय तक बिगड़ती जाती है। मतलब तो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, JL नेहरू होते हैं, इनकी क्या हो जाती है, तबीयत जो है वो खराब हो जाती है, यानी तबीयत बिगड़ जाती है। और जब इनकी तबीयत बिगड़ जाती है तो किस साबरमती गोपा भी यहाँ पर जैसलमेर में जन जागृति का कार्य कर रहे थे। इसी साबरमती गोपा ने 16 नवंबर 1930 को जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया और यहाँ पर एक बड़ा दिवस निकाला। किसके लिए? ये जो जवाहर दिवस है ये यहाँ पर इसलिए मनाया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की जो तबीयत खराब हो चुकी थी उनकी शुभकामनाओं के लिए, उनकी तबीयत ठीक होने के लिए यहाँ पर पूजाएं की गई, एक लंबी यात्रा निकाली गई। तो 16 नवंबर 1930 को साबरमती गोपा जिन्होंने पहले जन जागृति का कार्य कर रहे थे वही साबरमती गोपा जो जवाहरलाल नेहरू से काफी ज्यादा उत्साहित थे, उनसे मोटिवेट थे। उन्होंने जब जवाहरलाल नेहरू तबीयत 16 नवंबर 1930 को बिगड़ती है तो इसी दिन जवाहर दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको शायद पता होगा, लेकिन इससे अभी कुछ पॉइंट में अपन लोग चलते हैं और बात करते हैं इसके लिए क्या हुआ। इसके साथ साथ कौन कौन थे? इसके साथ बहुत से लोग थे, जैसे रघुनाथ सिंह हैं, साबरमती गोपा हैं और भी बहुत सारे लोग तो प्रजामंडल के लिए लड़ रहे थे। अब क्या हुआ, जैसे ही ये जवाहर दिवस मनाने के कारण, यानी जवाहर दिवस मनाने के कारण, अब इसका परिणाम क्या हुआ? जवाहर दिवस मनाने के कारण क्या हुआ, सरकार ने यानी राज्य सरकार ने क्या किया, साबरमती गोपा और एक दो नाम है रघुनाथ सिंह, इनको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। मतलब साबरमती गोपा और ये जो रघुनाथ सिंह थे इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। तो कौन सी जेल में डाल दिया जाता है? इनके साथ एक और जो नाम आता है वो है आयुधान। यानी कि यहाँ पर 3 लोगों को जवाहर दिवस, जवाहरलाल नेहरू की तबीयत बिगड़ने के कारण इनको इस शुभकामनाओं के लिए और उनकी मतलब अच्छी जो सेहत के लिए इन्होंने जब 16 नवंबर 1930 को यहाँ पर जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया, उसमें एक लंबी भीड़ देखने को मिली। और उसी चीज को देखते हुए जब राज्य सरकार को इस चीज का पता चला कि बिना अथॉरिटी के, बिना राज्य सरकार की मतलब बिना किसी राज्य की अथॉरिटी के
इन लोगों ने ऐसा जवाहर दिवस का कार्यक्रम किया है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। तब क्या होता है, तब 3 लोगों को यानी जवाहर दिवस मनाने के कारण यहाँ पर 3 लोगों को मतलब साबरमन गोपा को, रघुनाथ सिंह को और इसके साथ ही आइदान, इन 3 लोगों को, रघुनाथ सिंह, आइदान और साबरमन गोपा को जेल में डाल दिया जाता है। कौन सी जेल में डाला जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन तीनों लोगों को इसलिए जेल में डाल दिया जाता है। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ और इससे नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। ये दोनों लाइन आपने उतार ली होगी। यहाँ पर जब इनको 16 नवंबर 1930 को जब इनको जेल हो जाती है तो इसके आगे के मैटर पर हम लोग बात करते हैं और ये जैसलमेर प्रजामंडल में इन सारी चीज़ों के आगे अपन लोग बात करते हैं। और यहाँ पर अब हम अपन लोग बात कर लेते हैं महेश्वरी नवयुवक मंडल। तो ये महेश्वरी नवयुवक मंडल है जिसने यहाँ पर जैसलमेर में जन जागृति का कार्य किया। इस महेश्वरी नवयुवक मंडल का क्या है गठन, इसका किसने किया, तो इसका गठन किया रघुनाथ सिंह ने। रघुनाथ सिंह नाम के शख्स ने इसका गठन कर दिया। इसके साथ ही जब इसका गठन हुआ तो यहाँ के जो महाराणा थे, यहाँ के जो महाराव थे, यहाँ पर जैसलमेर के महारावल ने इसको क्या कर दिया, तो इसको क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी राज्य सरकार ने इसको गैर कानूनी भी यहाँ पर घोषित कर दिया। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जैसलमेर प्रजा परिषद का गठन होता है 1939 में। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, जैसलमेर प्रजा परिषद का गठन आता है। तो यहाँ पर महेश्वरी नवयुवक मंडल को जब यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है, साबरमन गोपा और रघुनाथ सिंह ये दोनों जब अपनी पूरी तरह से इन चीज़ों को गठित नहीं कर पाते हैं, यानी कि मतलब यहाँ पर जनचेतना का कार्य तो चलता रहता है लेकिन प्रजामंडल की ओर कदम को बढ़ते कर जब जैसलमेर प्रजा परिषद का गठन होता है। जैसलमेर प्रजा परिषद का गठन कब होता है, 1939 की बात है जब जैसलमेर प्रजा परिषद का गठन होता है। और जैसलमेर प्रजा परिषद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसलमेर प्रजा परिषद। यहाँ पर जो ये संस्था थी जैसलमेर प्रजा परिषद, ये तो संस्था थी इसका यहाँ पर गठन हो जाता है। 1939 में कौन कौन, शिवशंकर गोपा यहाँ पर गठन कौन करता है, 1939 में जो शिवशंकर गोपा है, यानी कि शिवशंकर गोपा कौन है, जो ये साबरमन गोपा है इनके भाई हैं शिवशंकर गोपा। तो यहाँ पर शिवशंकर गोपा आ जाते हैं। शिवशंकर गोपा ने अपने साथियों के साथ अब साथियों का इनमें कौन कौन सा नाम आ जाता है, इनके साथियों की हम लोग चर्चा कर देते हैं। यहाँ पर नाम आता है मदनलाल पुरोहित, लालचंद जोशी और जीतमल। यानी मदनलाल पुरोहित और दूसरा नाम कौन सा आता है, दूसरा नाम आता है लालचंद जोशी, और तीसरा नाम आता है जीतमल के साथ मिलकर यहाँ पर किसकी स्थापना हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है जैसलमेर प्रजा परिषद की यहाँ पर स्थापना हो जाती है। जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना 1939 में कौन करता है, शिवशंकर गोपा, जो कि पहले से जनजागृति का कार्य कर रहे थे। साबरमन गोपा के भाई थे। साबरमन गोपा के भाई ने मतलब साबरमन गोपा से पहले, मतलब साबरमन गोपा ने सबसे पहले स्टार्ट करी जन चेतना का कार्य। उसके बाद में कार्य किसने किया, महेश्वरी नवयुवक मंडल ने। और महेश्वरी नवयुवक मंडल के बाद उसके गैर कानूनी घोषित हो जाने के बाद जैसलमेर प्रजा परिषद का गठन होता है 1939 में। और 1939 में इसका गठन कौन करता है, शिवशंकर गोपा यहाँ पर होते हैं, जीतमल यहाँ पर होते हैं और इसके साथ ही लालचंद जोशी का नाम यहाँ पर आता है। इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर जैसलमेर प्रजा परिषद का गठन कर लिया था। साबरमन गोपा की कुछ किताबें हैं तो उनके बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर साबरमन गोपा की 3 किताबें हैं। साबरमन गोपा ने 3 किताबों के माध्यम से यहाँ पर जनजागृति का कार्य किया और राज्य सरकार की जो निरंकुश नीतियाँ थी उनके बारे में जनता को अवगत करवाया, बाहर के लोगों को अवगत करवाया। तो साबरमन गोपा की जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। साबरमन गोपा की 3 पुस्तकें यहाँ पर आती हैं। देश के दीवाने, जैसलमेर तो गुंडाराज, मतलब जो पहले ही आती है वो आती है देश के दीवानी,
देश के दीवाने। इसके बाद आती है दूसरी, जैसलमेर में गुंडा राज। जैसलमेर में गुंडा राज। और जो तीसरी इनकी किताब आती है वो आती है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो ये पहली, दूसरी और ये तीन किताबें साबरमल बोपा ने लिखी। साबरमल बोपा ने वही तीनों किताबों में जैसलमेर में जनता पर राजा द्वारा तो हो रहे अत्याचार और उसकी जो निरंकुश नीतियां थी, नीति बारे जनता को अवगत करवाया, लोगों को, बाहर के लोगों को, जो बाहर के राज्यों में जो प्रजामंडल का जो आंदोलन चल रहा था उन लोगों को इन्होंने इन तीनों किताबों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि जैसलमेर में किस प्रकार की निरंकुश नीतियां राजा के द्वारा चलाई जाती है। तो तीन पुस्तकें हुई थी कौन सी ने, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो पहली है वो है देश के दीवाने, दूसरी है जैसलमेर में गुंडा राज और तीसरी है वो है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। अब इसके बाद आप लोग इसको उतारिए, उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये सब जब किताबें छप जाती है तो जो राज्य सरकार होती है वो साबरमल बोपा को यहाँ से अपने राज्य से निकाल देती है, मतलब इनका निष्कासन हो जाता है। अब साबरमल बोपा का जब निष्कासन हो गया तो उसके बाद में साबरमल बोपा काफी समय तक बाहर रहे और बाहर रहने के बाद अचानक क्या हुआ, 1944 की बात आती है। 1944 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी उनके जो पिता है उनकी क्या हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। आकस्मिक मृत्यु होने से साफ सी बात थी कि साबरमल बोपा आएंगे और जैसलमेर में साबरमल बोपा का वापस से वहां पर आते हैं। और जैसलमेर में 1944 में ही यहाँ पर साबरमल बोपा जो पहले से राज्य सरकार ने इनको निष्कासित कर रखा था, साबरमल बोपा वापस से कहाँ आते हैं, जैसलमेर में आ जाते हैं। जैसे ही जैसलमेर में आते हैं इनको क्या कर लिया जाता है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। यानी पहले से जब इनको इन तीनों किताबें, जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये तीनों किताबें लिखकर राज्य सरकार की आलोचना करने के कारण जो राज्य यहाँ का जो महारावल था, इन्होंने साबरमल बोपा को निर्वासित कर दिया था, यहाँ से अपने राज्य से निकाल दिया था। उसके बाद क्या होता है, ये राज्य से बाहर रहते हैं और अचानक इनके जब पिता की 1944 में डेथ हो जाती है तब साबरमल बोपा अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए यहाँ पर जैसलमेर में वापस आते हैं। और जब वो जैसलमेर में वापस आते हैं 1944 में, तब राज्य सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब बात आती है 2 साल की गिरफ्तारी में रहते हैं, उनके साथ काफी सारी यातनाएं होती है, वो बुरी तरह से पीटा जाता है, मारा जाता है। और फिर क्या होता है, 1946 की बात आती है, मतलब 2 साल तक ये लोग, साबरमल बोपा है वो जैसलमेर की जेल में रहते हैं। और 1946 की बात आती है। 1946 में क्या होता है कि 4 अप्रैल 1946 की बात जो आ जाती है, यानी कि यहाँ पर 4 अप्रैल 1946 तो 2 साल तक इनको कैद कर लिया जाता है। 2 साल के बाद जैसे ही 4 अप्रैल 1946 का एक ऐसा दिन था तो जैसलमेर के प्रजामंडल के इतिहास में एक भयावह दिन था, क्योंकि इस समय जो पुलिस अधीक्षक है गुमान सिंह, यानी पुलिस अधीक्षक जो है गुमान सिंह, पुलिस अधीक्षक का नाम आता है गुमान सिंह, याद रखना गुमान सिंह। गुमान सिंह ने क्या किया, साबरमल जो बोपा थे, साबरमल बोपा जो जेल में पहले से कैद थे, साबरमल बोपा पर तेल छिड़क कर क्या कर दी भैया, आग लगा दी। तेल छिड़क कर क्या कर दी, आग लगा दी। और आग लगाने के बाद साबरमल बोपा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये घटना जो है ये 4 अप्रैल 1946 की है, याद रखना, रिमेंबर रखना। 4 अप्रैल 1946 को बड़ी पीड़ित यातनाएं देने के बाद साबरमल बोपा को 4 अप्रैल 1946 को जो पुलिस अधीक्षक थे यहाँ के जैसलमेर, जो इनका नाम आता है गुमान सिंह, वे गुमान सिंह थे। इन गुमान सिंह ने क्या किया, साबरमल बोपा पर तेल छिड़का और आग लगा दी। तो उसके बाद में जो बाहर बातें फैली, जो स्टेटमेंट उनके आए, उनमें साफ तौर पर कहा गया कि साबरमल बोपा ने जेल में आत्महत्या कर ली। यानी कि जो प्रजामंडल का शुरू से नेतृत्व कर रहा था, जिसने जल जागृति भी यहाँ पर की थी और काफी सारी किताबें भी यहाँ पर लिखी, जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसी 3 बड़ी किताबें लिखी,
और उन किताबों से जनचेतना जागृत करने का काम किया, राज्य सरकार को पर्दाफाश करने का काम किया और यही करने के कारण उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर हो जाती है। पहले निर्वासित कर दिया जाता है, लेकिन 1944 में इनके पिता की मृत्यु पर ये वापस से जैसलमेर आते हैं और जैसलमेर आने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 साल में 1944 से 1946 तक ये जेल में रहते हैं और जो ये 4 अप्रैल 1946 को क्या होता है, पुलिस अधीक्षक होते हैं गुमान सिंह, उन्होंने साबरमल गोबा पर तेल छिड़क कर आग लगा दी और बाहर ये बता दिया जनता को कि इन्होंने जेल में आत्महत्या कर ली। अब इतने बड़े नेता की जेल में आत्महत्या कैसे हो सकती है, इसको काफी सारे लोगों ने नकारा और प्रजामंडल के जो बाकी के सदस्य थे उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि साबरमल गोबा ने किसी तरह की आत्महत्या नहीं की है, बल्कि इन लोगों ने क्या किया है, वो जबरदस्ती मारा है। अब क्या होना था, जांच होने की जो सेंटर स्तर पर जो देश में जिस तरह के माहौल उस समय 44-45 मतलब 1942 का जो आंदोलन था वो चल रहा था। उस आंदोलन के बाद जवाहरलाल नेहरू भी पूरी फॉर्म पे थे और जवाहरलाल नेहरू थे, जिनके लिए साबरमल गोबा ने जो जवाहर दिवस मनाया था, उसके बाद जवाहर दिवस मनाने के बाद इनकी तबीयत अच्छी हो गई थी, इसलिए पूरी तरह से ये साबरमल गोबा को जानते थे। अब जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी जांच के लिए एक आयोग भेजा। जवाहरलाल नेहरू ने मतलब साबरमल गोबा की मृत्यु होने पर जांच के लिए एक आयोग भेजा और इस आयोग का नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग भेजा, ठीक है। कौन सा आयोग भेजा, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, यहाँ पर जांच के लिए भेजा। इस गोपाल स्वरूप पाठक आयोग जो था, इसने पूरी तरह से जांच की और इसने भी लास्ट में यही बोल दिया कि साबरमल गोबा की किसी भी तरह से यातनाओं के कारण या फिर तेल छिड़क कर इनकी जान नहीं ली गई है, बल्कि ये एक मतलब प्राकृतिक तरह से एक आत्महत्या इन्होंने करार दे दिया गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने भी। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग इसको उतार सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसके मामले में एक और चीज सोच लेते हैं कि जब 4 अप्रैल 1946 को इनकी साबरमल गोबा की हत्या हो जाती है, उसके बाद जैसलमेर में मतलब साबरमल गोबा की हत्या पर जैसलमेर में जो प्रजामंडल के नेताओं ने जिस तरह से आंदोलन किया, वहां पर एक नारा यहाँ पर गूंजता है और ये नारा कौन सा था, ये नारा था बदलो खून। तो जैसलमेर में जब साबरमल गोबा की इस तरह से निर्मम हत्या हो जाती है, उसकी हत्या की जांच करवाने के लिए भी है ना कि प्रजामंडल के जो बाकी के नेता थे, जितने भी लोग प्रजामंडल का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने रैलियां की और इन रैलियों में एक नारा गूंजता हुआ दिखाई दिया। जो नारा जो था वो था खून बदलो खून। जो पुलिस अधीक्षक था उसका नाम था गुमान सिंह और जो आयोग जो जवाहरलाल नेहरू ने भेजा था उस आयोग का नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब क्या होता है 1944 में ये सारी घटनाएं 1946 की ये घटनाएं हैं। तो अब अपन लोग चलते हैं जैसलमेर प्रजामंडल की गठन की तरफ। आखिर जैसलमेर प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, अध्यक्षता किसने की, सहयोग किसका रहा, इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा कर ले। सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर जो प्रजामंडल है इसके गठन, तो ये जो जैसलमेर का जो ये प्रजामंडल है ये कब होता है, दिसंबर 1945 में। इसका गठन कब होता है, दिसंबर 1945 में इसका गठन होता है। गठन कहाँ होता है, तो कहाँ की अगर लोग बात करते हैं तो ये होता है गठन इसका जोधपुर के किले में यहाँ पर जैसलमेर प्रजामंडल का गठन, ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल का गठन होता है। उसके बाद अगर अपन लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की, जो इसकी अध्यक्षता थी ये की थी मीठालाल व्यास द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, मीठालाल व्यास द्वारा।
अब क्योंकि ये जोधपुर में इसकी स्थापना हुई है, जोधपुर में सहयोगी के तौर पर किसका नाम आएगा, तो यहाँ पर आप लोग सहयोगी के तौर पर नाम लिख सकते हैं जय नारायण व्यास। यानी कि जय नारायण व्यास ने यहाँ पर सहयोग किया था, जो जोधपुर में प्रजामंडल के आंदोलन में भी थे और जो किसान आंदोलन थे वहाँ पर भी थे। तो जय नारायण व्यास के सहयोग से मीठाराम व्यास ने क्या किया, मतलब जय नारायण जो व्यास थे उनके उनके सहयोग से मीठाराम व्यास ने क्या किया, जोधपुर की किले में क्या किया, जैसलमेर प्रजामंडल का गठन किया 1945 में। अब जो जय नारायण व्यास होते हैं ये इनका सहयोग यही नहीं होता, इनका सहयोग आगे भी इसे जैसलमेर के प्रजामंडल में रहता है। यहाँ तक अगर आपने उतार लिया तो मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। अब बात आती है मई 1947 की। ठीक है, मई 1947 में जो जय नारायण व्यास थे, जो जय नारायण व्यास ने जोधपुर में, मतलब यहाँ पर जैसलमेर में, तो जय नारायण व्यास ने जैसलमेर में क्या किया, जैसलमेर में 4000 लोगों की एक सभा को संबोधित किया। 4000 लोगों की सभा को संबोधित किया और सिर्फ संबोधन करना ही बड़ी बात नहीं थी, यहाँ पर तिरंगा भी यहाँ पर पहनाया गया था। तो सभा को क्या किया, संबोधित किया। कब किया, 1947 में, मई 1947 में। और क्या किया, तिरंगा फहराया, तिरंगा फहराया व प्रजामंडल जिंदाबाद के क्या लगाए, जिंदाबाद के नारे लगाकर क्या की, नारे लगाकर उत्तरदायी शासन की मांग की। कहां पर की, जैसलमेर में की, इसलिए कि जोधपुर वाले जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास जो कि जोधपुर किले में जैसलमेर के प्रजामंडल की स्थापना में सहयोग देते हैं। जो अध्यक्ष होते हैं वो मीठालाल जो व्यास होते हैं वो यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं। और ये जो अध्यक्ष होता है तब इन्होंने सहयोग किया, कब किया, दिसंबर 1945 में। और 1947 की मई मंथ में जय नारायण व्यास ने जो जैसलमेर में एक आम सभा को संबोधित किया, जिसमें 4000 की तादाद में लोग शामिल हुए। और इस संबोधन से ही बात नहीं बनी, इन्होंने यहाँ पर तिरंगे को भी फहराया और उसके बाद यहाँ पर प्रजामंडल जिंदाबाद के नारे लगाए। और इसके साथ ही उन्होंने उत्तरदायी सरकार की गठन की मांग भी थी। अब क्या कहते हैं, अब आगे क्या बोलता है, अब मतलब 1947 की बात आ गई। अब आते हैं 30 मार्च की, अपन लोग बात करते हैं 30 मार्च 1947 पे अपन लोग बात करते हैं। 30 मार्च 1949 की जब राजस्थान का, तो क्या हुआ, यहाँ पर जैसलमेर को, मतलब यहाँ पर प्रजामंडल का पूरी तरह से गठन नहीं हुआ, सरकार का गठन नहीं हुआ। ऐसे आंदोलन चलते चलते ही 1949 का समय आ जाता है और जैसलमेर को वृहद राजस्थान में मिला दिया जाता है, वृहद राजस्थान में मिला दिया जाता है। वृहद राजस्थान में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो ये था आपका जैसलमेर प्रजामंडल आंदोलन। और यहाँ पर जैसलमेर से संबंधित कुछ और तथ्यों की तरफ हम लोग बात करें तो आप लोग साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रथा यहाँ पर आ जाती है जिसका नाम है लाड़ी प्रथा। ठीक है, ये जो लाड़ी प्रथा की बात आ जाती है, लाड़ी प्रथा, तो लाड़ी प्रथा क्या थी, कौन बताएगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। सबसे पहले लाड़ी प्रथा क्या थी, जैसलमेर में ये प्रथा का प्रचलन था। और लाड़ी प्रथा क्या थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो लाड़ी प्रथा थी ये जैसलमेर में प्रचलित थी। कहाँ पर प्रचलित थी, जैसलमेर में प्रचलित थी, काफी बार पूछा गया है। और ये क्या थी, यहाँ पर क्या होते हैं, जो लोग होते हैं वो पीतल के बर्तन में, यानी पीतल के जो बर्तन होते हैं वही पीतल के बर्तन में क्या भर के लाते हैं, शक्कर। पीतल के बर्तन में क्या भरते हैं, शक्कर भरते हैं। और क्या भरते हैं, मिश्री। शक्कर और मिश्री को भरकर क्या करते हैं, शक्कर को भरकर क्या करते हैं, वितरित करते हैं।
ये मैं क्यों बता रहा हूँ लाड़ी प्रथा के बारे में। लाड़ी प्रथा जैसलमेर में उस वक्त देखी गई थी जब जैसलमेर में प्रजामंडल की जो आंदोलन होते थे, उस समय लोग जो क्या थे, खुशी के मारे पीतल के बर्तनों में क्या करते थे, शक्कर और उसके साथ मिश्री को यहाँ पर लाते थे और लोगों में बांटा करते थे। ये जो प्रथा थी ये जैसलमेर प्रजामंडल में अकेली देखने को मिली और इस प्रथा का जो नाम है वो है लाड़ी प्रथा। लाड़ी प्रथा तो जैसलमेर में प्रचलित थी, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। इसी के साथ ही एक टॉपिक और आ जाता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन वो पूछा गया था कि पोखरण में तिरंगा फहराने का काम किसने किया। जैसलमेर प्रजामंडल में ही एक जगह आती है पोखरण, और यहाँ पर पोखरण में जो तिरंगा फहराने का काम किया था, मतलब आप लोग लिख सकते हैं पोखरण में, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पोखरण में तिरंगा फहराने का कार्य किसने किया था। तो पोखरण में तिरंगा फहराने का कार्य जो किया था वो किया था किशोरी लाल पुरोहित ने। किशोरी लाल पुरोहित ने पोखरण जो कि जैसलमेर में पड़ता है, यहाँ पर तिरंगा फहराने का कार्य किया था। तो ये पूरा आपका हो जाता है जैसलमेर प्रजामंडल। समझ में नहीं आया तो आप लोग क्लास को 2x पे भी करके देख सकते हैं। इतने फैक्ट मैंने जैसलमेर प्रजामंडल में करा दिए। काफ़ी सारे लोग जैसलमेर प्रजामंडल का सिर्फ इतना सब टॉपिक करवा के फिर हट जाते हैं कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई, जैसलमेर प्रजामंडल का टेक्स्ट था वो कौन था, सहयोगी कौन था और कब स्थापना हुई, कहाँ स्थापना हुई, ये सारी चीज़ें बताकर आपको रवाना कर दिया जाता है। जबकि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जैसलमेर प्रजामंडल एकमात्र एक ऐसा प्रजामंडल था जिसकी राज्य से बाहर अन्य किसी राज्य में, मतलब राजस्थान की ही किसी दूसरे राज्य में जब स्थापना हुई तो वो था वो सिर्फ जैसलमेर प्रजामंडल। लाड़ी प्रथा काफ़ी बार पूछी गई थी जो कि प्रजामंडल से संबंधित है। अब प्रथाओं में अगर हम अपन इस लाड़ी प्रथा को देखते हैं तो ये वहाँ पर नहीं मिलती है, क्योंकि ये रिलेट जो करती है वो प्रजामंडल से करती है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस जो आपको राजस्थान की आधुनिक इतिहास की और बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपन लोग यहाँ पर लाते रहते हैं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिक RS को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।